हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थियों को होली की बहुत सारी अग्रिम बधाइयां और शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि जिस प्रकार से होली रंगों का त्योहार है, उसी प्रकार से आपका जीवन में आपका करियर बहुत सारे रंगों से यानी कि सुनहरे रंगों से सजा हुआ हो। इस विशेष बात के साथ अब शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम को। तो आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही भारत के अंदर प्रमुख जगहों के बारे में, जो कि मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आएंगे। और क्यों लेकर आएंगे? क्योंकि यह परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। अब ऐसे में सबसे पहले तो एक जरूरी सूचना क्या है? जरूरी सूचना यह है कि होली स्पेशल डिस्काउंट आप सभी साथियों के लिए आ चुका है। और आपको पता है कि बहुत सीमित समय के लिए यह डिस्काउंट होता है और डिस्काउंट बहुत बड़ा होता है। जैसे कि अभी आप देखें तो 50% तक का डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट किस चीज के लिए चल रहा है? यह डिस्काउंट चल रहा है आप सभी के लिए जितने भी 50% कोर्स रहेंगे, यानी कि 50% का डिस्काउंट देखने को मिल सकता है ऑनलाइन कोर्सेज पे, पेन ड्राइव कोर्सेज पे। इसके अलावा ऑनलाइन पेन ड्राइव के अलावा जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, टेस्ट सीरीज के अलावा अगर आपको बुक्स परचेस करनी है तो उस पर भी डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये सारा डिस्काउंट आपको कैसे प्राप्त होगा? यह डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा जब आप दृष्टि लर्निंग ऐप पर मौजूद अपने कोर्सेज को चुनेंगे कि मुझे इसमें एडमिशन चाहिए या इसकी मुझे आवश्यकता है। चाहे वह ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स हो, चाहे वह किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट का कोर्स हो, चाहे वह पीसीएस का कोई फाउंडेशन कोर्स हो, या पीसीएस का कोई प्रीलिम्स का मेंस का कोर्स हो, या कोई भी टेस्ट सीरीज हो। तो ऐसे में अब समय बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ 24 तारीख तक, 24 मार्च तक के लिए डिस्काउंट है। 2 ही दिन का अब समय है, तो जल्दी से जल्दी अपना डिस्काउंट सुनिश्चित कर लें। और उसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपका डिस्काउंट सुनिश्चित हो जाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर जाके फॉर्म को फिल करके अपने डिस्काउंट को आप सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे आज के पहले सवाल से। और पहला सवाल है अभ्यास प्रश्न, भारत नेपाल संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है कि नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है, जो 1850 किलोमीटर है। यह पूरे भारत में फैला हुआ है, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, जितने राज्यों की बात की गई है वे सारे के सारे राज्य क्या नेपाल की सीमा से लगते हैं, हमें यह कंफर्म करना है। फिर दूसरी बात हमें यह देखनी है कि संशोधित पारगमन संधि नेपाल को हल्दिया, कोलकाता, पारादीप और विशाखापत्तनम जैसे बंदरगाहों सहित भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों तक पहुंच के माध्यम से अन्य देशों के साथ व्यापार की अनुमति देती है। अब चूंकि नेपाल की सीमा किसी समुद्र से नहीं लगी हुई है, तो उसके द्वारा यह प्रयास किया जा रहा था बीच में कि वह चीन के साथ इस प्रकार का प्रयास करे, इस प्रकार की संधि करे, पारगमन संधि। लेकिन अंततः वह भारत के साथ ही संधि करता है, जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित करता है, चीन यानी कि नेपाल सुनिश्चित करता है कि वह भारत के बंदरगाहों की सहायता से अन्य देशों में व्यापार कर सकेगा, क्योंकि उसे बंदरगाह की आवश्यकता पड़ेगी। तो वह भारत है होगा और भारत के हल्दिया, कोलकाता, पारादीप और विशाखापत्तनम जैसे बंदरगाह, जो प्रमुख बंदरगाह हैं, वो होंगे। तो क्या ऐसा है? तो इसको हम देखते हैं नक्शे के माध्यम से। इसके आधार पर बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब चलिए देखिए, अब यहाँ पे आप नेपाल की स्थिति रेड कलर से देख सकते हैं। एक तरफ से देखते हैं कौन कौन से राज्यों से सीमा लगती है। यहाँ पर सीमा लगती है उत्तराखंड से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, तो यह जो है यह है उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में हम देखें तो नेपाल लगता है। उसके बाद बिहार के उत्तर में भी नेपाल की सीमा हमें दिखाई देती है। उसके बाद बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा ही सही, यहाँ पर इस क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा होती है। और इसी से थोड़ा और उत्तर में चलते हैं तो यहाँ पे सिक्किम है, और सिक्किम के साथ भी नेपाल की सीमा साझा होती है। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अब यहाँ पे देखिए कौन सा ऐसा है जो नहीं दिखाई देता है। तो आप देखें तो यहाँ पर असम भी लिखा हुआ है, जबकि असम नहीं लगता है। आप असम को देखें तो असम यहाँ पर है और इसके पहले यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह पहला स्टेटमेंट सीधे सीधे यही बात से गलत साबित हो जाता है।
अन्य तथ्यों को जानने की आवश्यकता ही नहीं बचती है। अब उसके बाद आ जाएं कि पारगमन संधि जो है हल्दिया, कोलकाता, पारदीप और विशाखापत्तनम के लिए जो बात कही जा रही है, तो देखिए जो मैंने आपसे बात कही थी कुछ इस प्रकार से, नेपाल सहारा लेगा विशाखापत्तनम, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता बंदरगाह का, अपने समुद्री मार्ग को यानी कि समुद्री मार्ग के माध्यम से व्यापार को साधने के लिए भारत का सहारा ले रहा है, लेकिन संधि के माध्यम से यानी कि सही तरीके से, वैध तरीके से। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि सवाल में अगर हमें दूसरा वाला स्टेटमेंट सही मिलता है और पहला वाला स्टेटमेंट गलत मिलता है तो उत्तर क्या होगा? केवल 2, यानी कि बी हमारा सही उत्तर है। अब उसके बाद देखते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। दीपोर बील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। यह एक स्थायी मीठे पानी की झील होने के साथ साथ कर्नाटक में स्थित एक पक्षी अभयारण्य भी है, पहला बात। दूसरा है, यह एक नदी आर्द्र भूमि है जो मुख्य नदी के दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी की पूर्वी धारा में स्थित है। अब यहाँ पे देखिए बात आती है कि पूछता है उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? केवल एक, केवल 2, एक और 2, दोनों, ना तो एक और ना ही 2। अब सवाल को फिर से एक बार देखिए, यहाँ पे क्या कहता है? दीपोर बील के संबंध में स्थायी मीठे पानी की झील, कर्नाटक में स्थित पक्षी अभयारण्य। यहां पे जो गड़बड़ आ रही है पहले स्टेटमेंट में अगर देखें तो पहले स्टेटमेंट गड़बड़ आ रही है कि जो दीपोर बिल है वह कर्नाटक में नहीं, वह असम में है। और असम में दीपोर बिल क्या है? वह मीठे पानी की झील तो है, वह एकमात्र रामसर साइट है। कहां की? असम की। असम की एकमात्र रामसर साइट कौन सी है? दीपोर बिल है। यह बात सुनिश्चित हो गई। इसी के साथ हम यह देख चुके हैं कि यह जो स्टेटमेंट है कहां पे गलत मिल रहा है। गलत यहां पे मिल रहा है कि यहां पे लिखा हुआ है कर्नाटक, तो कर्नाटक नहीं होगा। यहां पे अगर लिखा होता असम तो ये बातें सही हो जाती। और यहाँ पे मीठे पानी की झील, ये बात सही है, लेकिन बात यहाँ पे फंस गई है। और यहाँ पक्षी अभ्यारण्य ये भी ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पे गलत हो गया है। अब उसके बाद दूसरे पे आइए। यह एक नदी आर्द्रभूमि है जो मुख्य नदी के दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी की पूर्वी धारा में स्थित है। तो क्या ऐसा है? तो चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, अब आप देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी पूर्वी धारा में हमें दीपोर बिल दिखाई देगा, तो यह बात भी सही है। अब यहां पे बात और आती है कि दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, कौन सा कथन सही है? तो सेम हमने जो पिछली बार बताया था वही 20 हमारा सही जवाब होगा। लेकिन यहां पे याद रखिएगा ये सारी बातें अभी चर्चा में है, इस वजह से जरूरी है कि हमें ध्यान रहे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देश का पहला भू विरासत स्थल रामगढ़ क्रेटर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड या सिक्किम? आपको क्या बताना है? देश का पहला भू विरासत स्थल रामगढ़ क्रेटर निम्नलिखित में से किस राज्य में है? सीधा सीधा सवाल है तो जवाब ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, सिक्किम। सही जवाब है ए, राजस्थान। अब राजस्थान में बात की जा रही है क्रेटर की। क्रेटर का नाम क्या है? रामगढ़ क्रेटर। अब क्रेटर झील का मतलब क्या है? ये अपने आप में क्रेटर रामगढ़ जो है यह झील का रूप ले लेता है। किस प्रकार से लेता है? देखिए होता यह है कि जो उल्का पिंड होती है जब वह धरती पर गिरती है तो इस प्रकार से क्रेटर बन जाता है। जब इसमें पानी भर जाता है तो यह झील का रूप ले लेता है। तो यह राजस्थान में है रामगढ़ क्रेटर। लेकिन और भी हैं ऐसे, मुख्य रूप से आप देखे जाए तो इसी प्रकार का उल्का पिंड के माध्यम से जो क्रेटर झील है वह एक नाम है लोनार झील। लोनार झील महाराष्ट्र में है। इसी के अलावा एक मध्य प्रदेश में और है, मध्य प्रदेश में जिसका नाम है ढाला झील, ढाला क्रेटर। तो ये याद रखिएगा, ढाला क्रेटर, लोनार झील और इसके अलावा रामगढ़ क्रेटर, ये 3 प्रमुख क्रेटर हैं। अब यहाँ पे राजस्थान में यह अवस्थित है तो याद रहेगा। अब आगे देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक वन्य जीव अभयारण्य है। यह एक मानव निर्मित जलाशय के आसपास स्थित है। तीसरा है, यह जलाशय ब्यास नदी पर भारत में सबसे ऊंचे मिट्टी भराव बांध के निर्माण से बना है। इनके आधार पर क्या बताना है कि किसके बारे में यह बात चल रही है? तो सबसे पहले वन्य जीव अभयारण्य है, मानव निर्मित जलाशय के आसपास स्थित है। और तीसरा क्या कह रहा है? जलाशय ब्यास नदी पर भारत में सबसे ऊंचे मिट्टी भराव बांध के निर्माण से बना है। अब अगर हमें इतना भी पता हो कि ब्यास नदी से किसका संबंध है तो हमें जवाब मिल जाएगा, बाकी की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ब्यास नदी पर इनमें से कोई एक ही है। अब यहाँ पे देखिए कि भाखड़ा नागल
पंजाब में है सतलज, सतलज नदी पर, तो ये हो नहीं सकता है। उसके बाद बात करें हीराकुंड की, हीराकुंड महानदी पर है उड़ीसा में, यह भी नहीं हो सकता है। टेहरी बांध उत्तराखंड में, भागीरथी, यह भी नहीं है। अब बचता है पोंग बांध। तो पोंग बांध जो है यह एक वन्यजीव अभयारण्य भी है, इसके अलावा मानव निर्मित जलाशय के आसपास स्थित भी है, और इसके अलावा बात की जाए व्यास नदी पर भी है, और सबसे ऊंचे मिट्टी भराव बांध के निर्माण से बना भी है। तो ये सारी बातें, यही एक बचता है जो ए इसके लिए साबित होती हैं। अगर हम इतना भी देख लेते कि ब्यास नदी पर कौन सा है तो हमारा काम चल जाता। अब देखिए कुछ इस प्रकार से किस क्षेत्र की बात हो रही है, यहां को हम थोड़ा और पास में देखें तो इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। अब देखिए यह ब्यास नदी है, और ब्यास नदी जो है सब पंजाब में आने के पहले हिमाचल प्रदेश में देखें तो इस जगह पर हमें पोंग डैम दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश से संबंध है, यह भी हमने देख लिया, और तथ्यात्मक जानकारी सारी सही है। तो ऐसे में हमें बता रहा है कि किसके बारे में है, तो ए पोंग बांध के बारे में। यह स्टेटमेंट हमें सही मिल गया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप समूह भारत में उपर्युक्त में से किस स्थान पर मूंगा चट्टानें पाई जाती हैं। उपर्युक्त में से कौन कौन सी चट्टानें, यानी मूंगा चट्टानें कौन कौन से स्थानों पर पाई जाती हैं, ये बताना है। ये 5 नाम दे दिए हैं। अब मूंगा चट्टानें का मतलब क्या हो गया, देखिए प्रवाल भित्ति से यहां पर बात हो रही है। कोरल रीफ के बारे में हमें जानना पड़ेगा। देखिए एक जीव है जिसका नाम है पिलिप्स। अब वहां पर क्या होता है, पॉलिप्स। अब वह पॉलिप्स जीव जो है कैल्शियम कार्बोनेट से एक संरचना निर्मित करता है जिससे मूंगा चट्टान बनती है। तो ठीक है, यह संबंध किससे है, मूंगा चट्टान का कैल्शियम कार्बोनेट है। अब बात की जाए कौन कौन से क्षेत्र में है, तो आप देखिए तो फायरिंग रीफ है और एक अटॉल रीफ है। तो वो कौन कौन से नाम है, इन सबको कच्छ की खाड़ी से शुरू करते हैं। तो देखिए गल्फ ऑफ कच्छ यहां पर है, उसके बाद मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी। अब देखिए यहाँ पे ये गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पे पाक की खाड़ी। इसके अलावा देखिए अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप समूह। ये देखिए अंडमान निकोबार, और यहाँ पे आप देखेंगे तो लक्षद्वीप समूह। हर जगह आपको क्या दिखाई देगा, मूंगा चट्टाने दिखाई देंगे, यानी कि रीफ दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप देखिए एटॉल रीफ, लक्षद्वीप का संबंध एटॉल रीफ से है। एटॉल रीफ का मतलब क्या होता है, एटॉल रीफ का मतलब है कि कुछ इस प्रकार से संरचना होगी जो कि अंगूठी की तरह दिखाई देगा। तो यह भी पूछा जाता है कि एटॉल रीफ क्या होता है। तो इस प्रकार से अगर सारे नाम हमें दिखाई देते हैं तो हम डी को कहेंगे कि उपरोक्त सभी। तो हमारा जवाब हो गया मूंगा चट्टानें उपरोक्त सभी स्थानों पर पाई जाती हैं। अब उसके बाद आगे देखते हैं अगुम्बे रेन फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स, जिसे शॉर्ट में ARC कहा जाता है, जिसे दक्षिण का चेरापूंजी माना जाता है। तो चेरापूंजी एक ऐसा स्थान है जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, लेकिन वो दक्षिण भारत में नहीं है, वो कहीं और है। अगर आपको पता है तो बताइए किस राज्य में है। फिलहाल के लिए अगुम्बे रेन फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स, अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि दक्षिण का चेरापूंजी है। तो यह पूछ रहा है किस राज्य में है दक्षिण का चेरापूंजी, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु या केरल। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी नक्शे को देखना पड़ेगा। अब यह जो क्षेत्र है, यह जो नाम है अगुम्बे रेन फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स, इस प्रकार की एक पहाड़ी क्षेत्र है। अब यह हम देखें अगर कर्नाटक राज्य में तो हमें दिखाई देगा कर्नाटक में। अब देखिए पश्चिमी घाट का पहाड़ी क्षेत्रों में से यह एक शामिल क्षेत्र है। अब जब मानसून आता है तो इसी पहाड़ी क्षेत्र से टकरा करके बारिश यहाँ पर बहुत सारी कराता है, और इसके पीछे का क्षेत्र जो होता है, इस पहाड़ी के पीछे का क्षेत्र, वह वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब उधर बारिश कम होगी। वृष्टि छाया क्षेत्र का कॉन्सेप्ट यही है, जिस तरफ बारिश कम होती, क्योंकि पहाड़ की वजह से उसके पहले ही मानसूनी हवाएं आई, वहां पर टकराई और वहां पे बारिश हो गई। तो इसी वजह से कर्नाटक में यह जो क्षेत्र है इसे क्या कहा जाता है, अगुम्बे रेन फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि जो मानसूनी हवाएं आती हैं यहाँ पर टकरा के बारिश अधिकतम करवाती हैं। तो राज्य कौन सा है, राज्य याद रखिएगा कर्नाटक है। चलिए, हाल ही में हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली सेला सुरंग चर्चा में। अब देखिए चर्चा में है, अभी प्रधानमंत्री जी इस क्षेत्र में गए भी थे उद्घाटन से संबंधित कार्यों में। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने की बात की गई है। जो क्षेत्र है, क्षेत्र का नाम है तवांग। तवांग क्षेत्र कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश में तवांग नाम का जो क्षेत्र है
रणनीतिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसे में चूंकि वह भारत के साथ यानी कि भारत में रहते हुए चीन के साथ सीमा साझा करता है, तो ऐसे में वह महत्वपूर्ण हो जाता है। अब वहां पर अगर कनेक्टिविटी का इश्यू होगा, यानी कि जब बर्फबारी का मौसम आता है तो बाकी क्षेत्रों से वह क्षेत्र कट जाता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि वहां पे आर्मी की पहुंच हो सके, रक्षा प्रणाली की पहुंच हो सके, वहां पर सुरंग बनाई गई है। और वह सुरंग जो है पूछता है कि निम्नलिखित में से किसे जोड़ेगी। अब मैंने बहुत सारी जानकारी तो वैसे ही दे दी, अंदाजा लग ही गया होगा, लेकिन फिर से देख लीजिए। लद्दाख से जम्मू कश्मीर और जम्मू और कश्मीर तक, असम से मेघालय तक, असम और अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम बंगाल से असम। तो एक राज्य का नाम मैं बता दिया था, तो अंदाजा तो आपको लग गया होगा कि एक तो है अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के पहले किसकी बात होगी, वो भी आप समझ जाइए, असम। तो असम में एक क्षेत्र है तेजपुर, उस तेजपुर से लेकर के तवांग तक। तो याद रखिएगा, यहां पे तवांग है अरुणाचल प्रदेश में, और यह कनेक्टिविटी असम राज्य में तेजपुर तक के लिए प्रदान करेगा सेला सुरंग के माध्यम से। इसके माध्यम से क्या होगा कि जो रास्ता है 1 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे का रास्ता छोटा हो जाएगा, जितना समय लगता था उससे 1 घंटे कम लगेगा। और दूसरी बात कि किसी भी मौसम में इस सुरंग के माध्यम से जाया जा सकेगा। उसके बाद की बात आती है कि यह जो क्षेत्र है चूंकि रणनीतिक क्षेत्र से महत्वपूर्ण है, इसी वजह से अब वहां पर सुरक्षा स्थिति हमेशा एकदम अपडेट रहेगी, मौजूद रहेगी। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जवाब आपको मिल चुका है कि असम से अरुणाचल प्रदेश सी है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह राज्य अपना पहला एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित करने के लिए तैयार है। यहाँ पे एक नाम आया है एक्वा पार्क। फिर अगला देखिए, राज्य की 3/4 आबादी मछली उपभोक्ता होने का अनुमान है। 3/4 का मतलब क्या है, 75% आबादी, यानी कि किसी आबादी के 4 हिस्से करें तो उसमें से 3 हिस्से ऐसे होंगे जो कि मछली उपभोक्ता हैं। 100 में से 75 लोग मछली वहां पे खाते हैं, ऐसा यहाँ पे अनुमान है। ठीक है। फिर तीसरा है, राज्य को अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए निकटवर्ती देश और अन्य भारतीय राज्यों से मछली आयात करने की आवश्यकता है। तो तीसरे वाले में क्या देखा है, निकटवर्ती देश और अन्य भारतीय राज्यों से मछली आयात करने की आवश्यकता की बात कही गई है। क्यों की गई है, क्योंकि यहाँ पे मांग ज्यादा है। अब इस मांग की पूर्ति वह राज्य स्वयं अपनी करेगा तभी तो बात बनेगी, दूसरे से ना मांगना पड़े। अब वह मांग की पूर्ति कैसे बनेगी, वह मांग की पूर्ति हो सकेगी एक्वा पार्क स्थापित करके। अब एक्वा पार्क के माध्यम से क्या होगा, मछली उत्पादन को बढ़ाया जा सकेगा, मछली की आपूर्ति को प्राप्त किया जा सकेगा। तो अब ऐसे में ये सारी बातें किस राज्य से संदर्भित होती हैं, ये हमें जानना है। मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो हमारा जो सही जवाब है वह है भारत में पूर्वोत्तर में जाएंगे तो त्रिपुरा राज्य में इस प्रकार से एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है। ये बात भी पता रहे। अब इसी के जो मुख्य जो लक्ष्य है वो यही है कि मछली उत्पादन को बढ़ाने का, जिससे कि वहां पे स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो सके और उसका उत्पादन भी काफी मात्रा पर जितना अभी है उससे हम बढ़ा सकें। अब आगे देखते हैं अगले सवाल में कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान ने पहले फार्मूला 4 कार रेस शो की मेजबानी की है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गुजरात या फिर दिल्ली। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि किस स्थान ने पहली बार फार्मूला 4 रेस कार शो की मेजबानी की है। इसका मतलब अभी तक उस क्षेत्र में पहले कभी नहीं हुई थी। और वह कौन सा राज्य है, तो वह राज्य है जम्मू कश्मीर। और अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि जम्मू कश्मीर में फार्मूला 4 कार रेस हुई है। तो अब ये फार्मूला 4 कार रेस जो हुई है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में कहां पे हुई है, श्रीनगर में हुई है। और श्रीनगर में भी कोई पूछ ले कहां पे हुई है तो आप कहेंगे डल झील के किनारे हुई है। तो डल झील कहां पे है, डल झील आप कहेंगे श्रीनगर में है। और श्रीनगर में डल झील है तो डल झील के किनारे क्या हुआ है, फार्मूला 4 रेस कार रेस हुई है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा, इस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो इससे सवाल पूछा जा सकता है। अब फिर से एक बार सूचना पर नजर दौड़ा लीजिए कि होली स्पेशल डिस्काउंट है और जो फाउंडेशन कोर्स है उस पर 40% तक की सीधी छूट है, तक की नहीं बल्कि फ्लैट डिस्काउंट है, तो 40% की छूट है ही। 24 मार्च लास्ट डेट है। अपना डिस्काउंट सुनिश्चित करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक है वहां पर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद अपना डिस्काउंट आप सुनिश्चित कर पाएंगे। अब उसके बाद अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। यह आखिरी सवाल है और मुझे उम्मीद है कि इस पर आप ध्यान देंगे, प्रयास करेंगे कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। नहीं तो अगले सप्ताह जब हम मिलेंगे तो इस पर हम चर्चा करेंगे ही। कि माजुली मास्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है यह असम राज्य के अंतर्गत आता है। दूसरा है माजुली के मुख शिल्प की उत्पत्ति श्रीमंत शंकर देव से मानी जाती है, जिन्होंने भक्ति के लिए कला को माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। अब आपको क्या बताना है, क्या केवल एक सही है या केवल दो सही है? एक और दो दोनों सही हैं, या ना तो एक सही है ना तो दो सही है। तो अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिएगा, प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और होली अच्छे से खेलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।